तो चलिए भैया, कल की क्लास में हमने देख लिया था अपना, क्या देख लिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लिया था। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रश्नवाचक धन नकारात्मक। उसमें मैं आपको बताया था, कल ही बता दिए थे आपको कि इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला तो सहायक क्रिया से शुरू होने वाला, दूसरा डब्ल्यू टाइप। डब्ल्यू टाइप का मतलब क्या, कैसे, क्यों, ये सबसे प्रारंभ होने वाले, मतलब व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सबसे, ठीक है ना। ये आपको कल बता दिए थे हम। अब आपको मुझे बताना है आज क्या, इसमें केवल नेगेटिव लगाना। नेगेटिव कैसे बनता है बस आप उसको समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो टेंस आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो बिना देरी किए क्या करते हैं हम लोग, अपने चलते हैं टॉपिक पे। चलिए देखिए, बताते हैं। पहले सबसे पहले जब भी सहायक क्रिया से प्रारंभ होगा, आपको पता कैसे लगेगा, वाक्य की पहचान इसलिए आपको बताया गया है कि लास्ट में क्या है, ते हैं, ता हूँ, ती है, ठीक है ना, ये सब आते हैं लास्ट में। तो इन्हीं को देख के आपके पता पा जाएंगे कि कौन सा टेंस है प्रेजेंट का, इंडेफिनिट टेंस। अब देखो इसमें नॉट भी लगा है और इंट्रोगेटिव भी है। और सबसे पहले सहायक क्रिया से क्यों शुरू करते हैं, क्योंकि क्या शब्द पहले ही आ जाता है जी। क्या शब्द जब भी पहले आ जाएगा तो हम लोग क्या कर देंगे, सहायक क्रिया से शुरू कर देंगे। और सहायक क्रिया किसके हिसाब से लगेगी, डू या डज, कर्ता के हिसाब से। कर्ता अगर थर्ड पर्सन एक वचन है तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे डज लग जाएगा। अगर कर्ता थर्ड पर्सन एक वचन नहीं है तो क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा। बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ये कल की क्लास में हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए आगे मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसका सीक्वेंस हो जाएगा डू या डज। ये किसके अकॉर्डिंग लगेगा भैया, सब्जेक्ट के, ठीक है ना, किसके हिसाब से, कर्ता के हिसाब से। हाँ वही करता है सब्जेक्ट, तो किसके हिसाब से लग जाएगा, डू या डज के हिसाब से, सॉरी सब्जेक्ट के अनुसार से। किसके हिसाब से लग जाएगा, सब्जेक्ट के। इसके बाद प्लस आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। अब डू या डज समझ पा रहे हो ना, किसके हिसाब से आएगा, इसी सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर ये थर्ड पर्सन एक वचन है तो क्या आ जाएगा, डज। अगर ये थर्ड पर्सन एक वचन नहीं है तो क्या आ जाएगा, इसके साथ डू आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद प्लस क्या आ जाएगा, नॉट। क्या आ जाएगा, नॉट। फिर प्लस आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रिमेन पार्ट, ठीक है ना। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे सीक्वेंस को। आप उदाहरण इसके माध्यम से ज़्यादा कंफर्म कर पाएंगे। देखिए, क्या तुम शोर नहीं मचाते हो, क्या तुम शोर नहीं मचाते हो। देखिए इसका हो जाएगा डू यू। डू क्यों लगा भैया, क्योंकि ये थर्ड पर्सन एक वचन करता नहीं है। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि ये थर्ड पर्सन एक वचन करता नहीं है, ये सेकंड पर्सन का करता है ना जी। नंबर पर्सन केस आपको पहले ही बता चुके हैं ताकि आपको अच्छे से कंफर्म रहे। अगर आप नहीं पढ़े हैं, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो ना पढ़ा हो तो आप जाके पुनः इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको आसानी से देख सकते हैं और अपने डाउट को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ हो गया डू यू, उसके बाद क्या आया है, नॉट। देखिए बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना ये क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं इसका। समझ पाए ना, इसका अनुवाद हम लोग किसके अनुसार करते हैं, ये जो क्रम मैं लिखवाता हूँ इसी के हिसाब से। तो जब भी आप अनुवाद करते हैं तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए, दिमाग में हमेशा आपको रहना चाहिए कि इसी के हिसाब से होगा। तो देखिए हो गया डू यू नॉट मेक ए नॉइज। मेक ए नॉइज का मतलब शोर मचाना हो जाता है, पूरा फ्रेज है अपने आप में। अब दूसरा देखते हैं हम लोग उदाहरण, क्या कहता है, क्या मीरा रोज पढ़ने जाती है, क्या मीरा रोज पढ़ने जाती है। अब इसमें 2 क्रियाएं आपको दिख रही हैं, एक तो पढ़ने और दूसरा जाना, ठीक है ना। इसमें से एक सकर्मक क्रिया और दूसरी क्या है, अकर्मक क्रिया, ठीक है ना। सकर्मक क्रिया क्या है, ये वाली जाती है, ठीक है ना, क्योंकि मेन वर्ब यही है। अब इस पे देखिए कर्ता का कोई प्रभाव नहीं है, तो ये भैया सकर्मक क्रिया नहीं है, मतलब ये रहे ना रहे इससे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ पाए ना। तो देखो हम लोग इसका क्या करते हैं, डज। डज क्यों आया, क्योंकि मीरा क्या है, थर्ड पर्सन एक वचन करता है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाएगा नॉट जी। उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब अर्थात गो। अब टू रीड लग गया है, क्यों जाती भैया, पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो ये इन्फिनिटिव बना दिया जाता है, टू लगा के मुक्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दिया जाता है तो क्या बन जाता है, इन्फिनिटिव बन जाता है, ठीक है ना। ये इन्फिनिटिव हो गया और ये क्या हो गया, शेष पार्ट डेली। तो आई होप ये वाला समझ पाए होंगे। अब लोग हम देखते हैं अपना डब्ल्यू टाइप वाला क्वेश्चन। तो देखिए भैया पहला आपका हो गया, दूसरा हम लोग देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होने अर्थात डब्ल्यू टाइप वाले, ठीक है ना। पहला आप पढ़ चुके हैं सहायक क्रिया से स्टार्ट होने वाला, और दूसरा क्या है भैया आपका प्रश्नवाचक शब्द से। इसका सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके बाद डू या डज, क्या आ जाएगा, डू या डज। उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद आ जाएगा नॉट, क्या आ जाएगा, नॉट। प्लस आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब अर्थात मुक्रिया का
फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका रिमेन पार्ट, क्या आ जाएगा रिमेन, उसके बाद शेष में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब दूसरा देखिए हु वाला भी इसमें आएगा। कौन सा आएगा? हु वाला। हु वाला मैंने आपको कल बताया था किसके साथ वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे ही के साथ। क्या करते हैं? जैसे ही के साथ। अर्थात देखो हम लोग हु के साथ डज नॉट का प्रयोग कर रहे हैं ना जी। ही के साथ भी किसका प्रयोग करते हैं? डज नॉट का। ठीक है ना। उसके साथ भी किसका प्रयोग करते हैं? डज नॉट। तो सेम बिल्कुल उसी प्रकार से देखिए, तो हु हो गया, देन डज नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फिर उसके बाद देन ऑब्जेक्ट, देन रिमेन, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। कैसे? ये दोनों उदाहरण मैंने आपको पहले वाले के लिए सॉरी ये और ये सामने वाले उदाहरण मैंने पहले वाले का लिखा है, और ये जो नीचे लिखा गया है ये दूसरे वाले का उदाहरण है। ठीक है ना। देखिए समझिए यहाँ पे, वह पतंग क्यों नहीं उड़ाता है। तो सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है? क्यों। क्या है? क्यों। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। क्या होती है? वाई। तो यहाँ आ गया वाई। इसके बाद आ जाएगा आपका डज। क्या आ जाएगा? डज। अब ये डज किसके हिसाब से आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन एकवचन है ना, तो क्या आ गया यहाँ पे? डज। ये हो गया डज। इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। इसके बाद आपका आ जाता है नॉट। क्या जाता है? नॉट। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और पतंग उड़ाता है, तो उड़ाने की स्पेलिंग क्या होती है या इंग्लिश क्या होती है भैया? फ्लाई। क्या होती है? फ्लाई। इसके बाद काइट। समझ पाए? काइट आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो आई होप ये वाला आप उदाहरण समझ पाए होंगे। देखते हैं हम लोग अगला उदाहरण। तुम पढ़ने कैसे नहीं जाते हो। तुम पढ़ने कैसे नहीं जाते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें? कैसे। कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। क्या होती है? हाउ। इसके बाद डू या डज। क्या है भैया? डू। क्यों भैया डू आ गया है? क्योंकि तुम क्या है? थर्ड पर्सन एकवचन करता नहीं है। समझ पाए? देखिए डू यू। उसके बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। क्या आ जाएगा? फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब गो, फिर टू रीड। ये तो पढ़ने के लिए जाता है। ठीक है ना। तो टू रीड हो गया। अब देखिए उदाहरण नंबर हम लोग देखते हैं दूसरे वाले का, हु वाले का। हु वाले का देखिए, कौन रोज तुम्हें नहीं बुलाता है। ये आपका क्या हो गया? वाक्य। क्या हो गया? वाक्य। अब इसका हम लोग देखते हैं अनुवाद सामने। देखिए पहले तो हु हो गया, क्या आ जाएगा आपका? हु आ जाएगा। अब इसके साथ क्या लगता है? डज नॉट। क्या लगता है? डज नॉट। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। क्या है भैया? बुलाना या पुकारने की स्पेलिंग क्या होती है? कॉल। क्या होती है? कॉल। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? यू। तुम्हें कौन नहीं बुलाता है, तो यू हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद शेष भाग, तो डेली क्या हो गया आपका? शेष भाग। इस प्रकार से आप इसको समझ पाए होंगे। समझ में आपको ये टेंस आ गया होगा। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस खत्म हो जाता है। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट बच गया, वो मैं आपको नोट पॉइंट में यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ जस्ट इस पॉइंट के बाद में। तो देखिए भैया आपका नोट पॉइंट क्या कहता है। नोट पॉइंट यही कहता है कि कभी कभी इस वाक्य में, किस वाक्य में भैया? जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो सकारात्मक वाक्य होते हैं अफर्मेटिव वाले में। ठीक है ना। मैं वो आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, बस आपको क्या कन्फर्म करवाना था, डू या डज। डू या डज आप पहले आपको बता देते तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता, तो इसलिए आपको सब कुछ पढ़ाने के बाद मैं ये टॉपिक बता रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अब आप जान गए हैं डू या डज किसके साथ लगता है बहुत अच्छे तरीके से। थर्ड पर्सन एकवचन रहेगा तो उसके हिसाब से लग जाएगा डज। अगर थर्ड पर्सन एकवचन नहीं है तो क्या लग जाएगा? डू। ठीक है ना। थर्ड पर्सन एकवचन करता आप सब जानते हैं ही सी। ठीक है ना। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप क्या करेंगे, वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, क्लिक करके उसको जरूर देख लेंगे। नहीं तो बार बार मैं यही थर्ड पर्सन एकवचन कहूँगा और आपको पॉइंट क्लियर होगा नहीं होगा तो आप बार बार परेशान होंगे। आई होप आप बात समझ पा रहे होंगे। तो देखिए कभी कभी सकारात्मक वाक्य में जोर डालने के लिए क्या किया जाता है भैया? इसमें जोर डाला जाता है। उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? डू या डज का प्रयोग करते हैं। किसके हिसाब से कर देते हैं? कर्ता के हिसाब से। अब वाक्य आपको कैसा मिलेगा? बिल्कुल ऐसा जैसे मैंने आपके सामने उदाहरण में लिखा है। कैसे मिलेगा? वह भोजन करता तो है। वह भोजन करता तो है। अरे आप साधारण से इस तरह से समझिए, जैसे मान लीजिए आप विद्यालय जा रहे हो, आपसे कोई कहता है अरे तनी थोड़ा जल्दी जल्दी चलिए, तो आप कह देंगे अरे चल तो रहा हूँ ना जी, ऐसे आप कह देते हैं। तो बिल्कुल सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी हो जाती है। क्या हो जाती है? सेम कंडीशन वही, जोर डालने वाले कि हाँ मैं चल तो रहा।
जी। ठीक है ना, या चलता तो हूँ। बात समझ पाए? तो यहाँ देखिए उन उदाहरण से मैं आपको क्या करवा देता हूँ, एकदम इसको स्पष्ट करवा देता हूँ इस पॉइंट को। देखिए, वह भोजन करता तो है, वह भोजन करता तो है। अब भैया देखिए ये थर्ड पर्सन एक वचन करता है, ये क्या है, थर्ड पर्सन एक वचन करता है। तो इसके साथ क्या लग जाएगा, सबसे पहले तो आ जाएगा ही। क्या आ जाएगा, ही। अब ही के साथ डज लगेगा या डू, डज, डज लगेगा। ये डज क्या हर एक सकारात्मक वाक्य में लगता है? नहीं भैया, जिसमें केवल जोर डाला जाएगा, जिसमें केवल क्या डाला जाएगा, जोर डाला जाएगा, उसी में डू या डज का प्रयोग होगा सकारात्मक वाक्य में। नहीं तो बल्कि आपका किस में होगा, जो प्रश्नवाचक शब्द होंगे, जो नकारात्मक वाक्य होंगे, उसी में केवल। बात समझ पाए ना? नहीं तो डू या डज का प्रयोग आपको देखने को सामान्यतः नहीं मिलेगा। अब देखते हैं आगे, देखो क्या हो जाएगा। तो ही डज, उसके बाद भैया क्या होता है, भोजन करने का क्या हो जाता है, ईट। क्या हो जाता है, ईट। तो ही डज ईट, समझ पाए? भोजन करता है, ईट, ईट का मतलब भोजन करना पूरा हो जाता है। ठीक है ना, आपकी मर्जी, आप फूड लिख सकते हैं, ठीक है ना, फूड आगे लिख सकते हैं। ही डज ईट फूड तो भी सही है, या ही डज ईट तब भी क्या है, ये सही है, क्योंकि ये पूरा वाक्य ही है। भोजन करने की इंग्लिश क्या हो जाती है, ईट। समझ पाए ना? क्या आप फूड लिख देंगे तो गलत हो जाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं भैया, गलत नहीं होगा, इसके लिए डाउट में नहीं रहेंगे। पहला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा आप देखते हैं उदाहरण क्या कहता है आपसे, कि मैं विद्यालय जाता तो हूँ। अब देखिए ये थर्ड पर्सन एक वचन करता नहीं है, फर्स्ट पर्सन का है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट, लेकिन आई के साथ क्या लगता है, डू। डू क्या लगता है, आई के साथ डू, आई के साथ डू लगता है, डज नहीं लगता। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे आई, क्या लिख देंगे, आई, आई। अब इसके साथ क्या लग जाएगा, डू। क्या लग जाएगा, डू। उसके बाद जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, गो। उसके बाद टू स्कूल, स्कूल। समझ पाए होंगे इसको। अब देखते हैं तीसरे उदाहरण से, आपको और कंफर्म हो जाएगा। तुम शोर मचाते तो हो, तुम शोर मचाते तो हो। तो यहाँ पे हो जाएगा यू। अब यू के साथ भैया डू लगेगा या डज, क्या लगेगा, डू लगेगा। क्या लगेगा, डू, डू। तो यू डू। इसके बाद भैया शोर मचाने का क्या हो जाएगा, मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज, नॉइज। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस प्रकार से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों सेक्शंस खत्म हो जाते हैं। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे अपना पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। आई होप आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत मस्ती के साथ पढ़ रहे होंगे। इसी मस्ती के साथ आप लोग पढ़ते रहिए, और जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और अपने सजेशंस भी देते रहिए। जहाँ भी थोड़ी सी कमी आपको नज़र आती है आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट को क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी है। नहीं कर पाएंगे तो कोशिश करेंगे उसको बेहतर से बेहतर तरीके से बताया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।